जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत देश में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। हमारे भारत देश में संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन से मामले हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां हैं, या ऐसे कौन से मामले हैं जहां लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां हैं, या फिर ऐसे कौन से मामले हैं जहां राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है लोकसभा से। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के बाद आपके मन में एक भी डाउट यहां से नहीं रहेगा। देखिए, आर्टिकल 79, 79, 80 और 81 इससे संबंधित है। आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद का गठन किस तरह से होगा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का संगठन बताया गया है, और आर्टिकल 81 यानी 81 में लोकसभा के संगठन के बारे हमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट के दो सदन हैं। जब भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो दोनों के दोनों सदनों के पास कुछ शक्तियां होती हैं। तो आज वो मामले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां हैं। देखिए, सबसे पहला मामला, सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत या फिर पारित करना। अब कोई भी जब अधिनियम बनता है, एक्ट, तो वो सीधा एक्ट नहीं बनता। सबसे पहले वो होता है बिल, उसको संसद में पेश किया जाता है। अगर वो सामान्य नियम है, मतलब वो अगर सामान्य कोई विधेयक है, सामान्य कोई बिल है, तो आप उसको लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका मतलब आप नहीं, सांसद, कोई भी सांसद उसको प्रस्तुत कर सकता है अगर कोई सामान्य मामला है, या फिर उसको पारित किया जा सकता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास किसी भी बिल को कानून बनाने के मामले में समान शक्ति है, लेकिन सिर्फ सामान्य विधेयकों के मामले में। मैं यहाँ पे सामान्य विधेयक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो धन विधेयक है उसके बारे हम जानेंगे कि उसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां होती है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि समय की आवश्यकता अनुसार संसद उसमें चेंज कर सकती है। लेकिन जो संसद है, क्या सारे के सारे संविधान में चेंज कर सकती है? हाँ, चेंज कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती केस जो 1973 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था, उसमें बताया गया कि संसद संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना होता है। तो दोनों सदनों के पास समान शक्तियां होती है, लोकसभा के पास भी, राज्यसभा के पास भी। अब हमारे भारत देश में जो राज्य प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कोई भी जो नियम है, वो जो कोई बिल है, वो एक्ट कब बनता है? जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद हमारे भारत देश के राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, उसको अपनी परमिशन दे देते हैं, तब वो बनता है एक्ट। तो हमारे भारत देश में जो राज्य प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं? यानी कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जैसे प्रेजेंट में अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत देश की राष्ट्रपति हैं, तो उनका जब चुनाव हुआ था तो क्या आप लोगों ने उनके चुनाव में वोट डाली थी? जैसे आपने प्रधानमंत्री के चुनाव में डालते हैं, जैसे आप लोग वोट, मतलब आप एमएलए एमपी के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में आप लोग वोट डालते हैं, तो क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? जी नहीं, हम लोग चुनते हैं सांसदों को या फिर अपने विधायकों को। तो जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद या फिर जो विधायक हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं, या फिर विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संसद के बारे। तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या फिर उनको उनके पद से हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके पास समान शक्तियां होती हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग से संबंधित समान शक्तियां होती हैं। फिर है, अब अगर किसी भी उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको उसके पद से हटाना है, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता। या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाना है, या फिर सीएजी कैग को उसके पद से हटाना है, तो इन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्तियां होती हैं। मतलब किसी के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं। फिर अब अगर कोई आपात मामला आ जाता है, मतलब किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है, मतलब लोकसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है या फिर राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि एकदम से फैसला लेना अनिवार्य है, तो क्या काम होगा? अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होगा उसको जो स्वीकृति दी जाएगी, उसके मामले में दोनों के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां होती हैं। ये बात आप समझ लीजिए। फिर है राष्ट्रपति। अब देखिए, हमारे भारत देश में तीन तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है,
उसमें वित्तीय आपातकाल आ जाता है आर्टिकल 360 के तहत, या फिर आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है उसका जिक्र किया गया है। मतलब 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो अब अगर राष्ट्रपति जी आपातकाल को घोषित कर देते हैं तो उनको जो स्वीकृति देनी होती है तो उस मामले में दोनों के दोनों सदनों के पास समान शक्तियां होती हैं। अब एक और बात देखिए आप, हमने कल एक वीडियो पढ़ी थी कि जो हमारे देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है, तो क्या हमारा और उनका बिल्कुल सेम टू सेम है संसदीय प्रणाली? जी नहीं। जो ब्रिटेन है वहां पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब निचले वाले सदन से चुने जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं चुने जाते। अब जैसे ऋषि सुनक जी हैं, तो जो ऋषि सुनक जी हैं वो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। लेकिन हमारे भारत देश में जो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री चुने जाते हैं, मतलब जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बनता है, उसको आप लोकसभा से भी चुन सकते हैं, राज्यसभा से भी चुन सकते हैं। मतलब जो सांसद होते हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, या फिर अब जैसे वर्तमान में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से चुन के आए हैं, लेकिन राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से निर्वाचित होते थे। तो हमारे भारत देश में जो संसद है उसके जो दोनों सदन है, उनका कोई भी सांसद अगर वो सरकार में आता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। मतलब दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। संवैधानिक इकाइयों की रिपोर्ट पर विचार करना, अब जैसे वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन के सामने, सदन के मतलब संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं। तो दोनों के दोनों सदन उस पर रिपोर्ट पे विचार करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। दोनों के दोनों सदनों को समान शक्तियां होती हैं। उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, न्याय क्षेत्र में विस्तार। एक क्वेश्चन कि जो हमारे भारत देश की संसद है, क्या वो उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनमें संशोधन कर सकती हैं? ध्यान से आंसर देना। जी हाँ, संशोधन कर सकती है, लेकिन उनको सिर्फ बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा न्यायिक क्षेत्र प्रदान करना है तो संसद इस विषय में संशोधन करके उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है। तो ये तो हो गए वो मामले जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मामले हैं जिनमें लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं और राज्यसभा के पास उन मामलों में कम शक्तियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक, धन विधेयक जो होता है, जो धन विधेयक होता है उसमें जो अधिकार होते हैं वो लोकसभा के पास ज्यादा होते हैं। जैसे कि जो धन विधेयक होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्या धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आंसर होगा जी नहीं, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और जो धन विधेयक होते हैं उनको सिर्फ मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक बनाने की जो शक्ति है, मतलब जो धन विधेयक है उसको प्रमाणित करना होता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। अगर वो धन विधेयक है तो उसको बताने की जो शक्ति है, उसको प्रमाणित करने की शक्ति सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। तो यहां पे भी लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है राज्यसभा से। अब देखिए, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उसकी अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्षता करेगा, ना कि सभापति। क्योंकि जो सभापति होता है, मतलब जो भारत देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसलिए जो शक्ति होती है, सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि अगर दोनों सदनों की किसी मामले में संयुक्त बैठक होती है, जो आज तक लगभग 3 बार ही हुई है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो वहां पे कार्रवाई संचालित होती है वो लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अब देखिए, जो साधारण मामले होते हैं सिर्फ उन्हीं में जो होती है संयुक्त बैठक वो बुलाई जा सकती है। और जो संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक पास करना होता है तो वहां पे भी साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। तो यहां पे भी लोकसभा के पास ही ज्यादा शक्तियां होती है, क्योंकि लोकसभा के पास है 543 सदस्य और राज्यसभा के पास कितने सदस्य हैं आप सभी कमेंट में बताएंगे। राज्यसभा के पास होते हैं 245। ठीक है, तो अब अगर साधारण बहुमत का यूज होगा तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। तो आराम से कोई भी जो विधेयक होगा वो आराम से लोकसभा अपने मतानुसार उसको पास करा सकती है संयुक्त बैठक में भी। ठीक है, फिर देखिए, जो राज्यसभा है वो सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है। जो अनुदान की मांग है उसके ऊपर जो मतदान है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसमें चर्चा कर सकते हैं।
धन विधेयक के मामले में एक और बात, जो धन विधेयक है उस मामले में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, यही बात हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि जो राज्यसभा है उसके पास धन विधेयक सबसे पहले तो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब धन विधेयक पास हो जाता है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है कि हम ये संशोधन चाहते हैं। अब लोकसभा की मर्जी है उन संशोधनों को माने चाहे ना माने। अगर लोकसभा उन संशोधनों को मान लेती है तो भी जो विधेयक है दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है। अगर नहीं मानी जाती या फिर राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो भी जो विधेयक है वो माना जाता है कि दोनों के दोनों सदनों ने धन विधेयक को पारित कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति जी के पास उसको भेज दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, अब देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जी लगाते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो जब भी चाहे तो राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा से उस राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं। लेकिन अब अगर राष्ट्रपति उसको वापस लेने की कोई उद्घोषणा ना करे तो लोकसभा के पास एक विशेष शक्ति होती है कि वो क्या कर सकती है, जो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल को हम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने की, हटाने की बात कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो शक्ति है वो भी सिर्फ लोकसभा के पास है। मतलब लोकसभा में ही जो लोकसभा के सदस्य हैं 1/10 सदस्य एक संकल्प लाते हैं और कहते हैं कि हम इसमें चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया गया है इसको हटाया जाए, ठीक है। तो ये जो संकल्प है ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, 1/10 सदस्य रिक्वेस्ट करते हैं। फिर है जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, ऐसा क्यों है? जब हमारे भारत देश की जो संसद है उसके 2 सदन है, दोनों के दोनों सदनों के जो सदस्य है वो मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकता है, दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि अगर आपको सरकार बनानी है, अगर आपको केंद्र की सरकार बनानी है तो आपके पास लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। मतलब 543 सीटें अभी हुई हैं लेकिन अभी तक 545 सीटें थी। तो कितना होना चाहिए आपके पास? कम से कम 273 सीट होनी चाहिए। जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास 273 सीट कंप्लीट होती है उसको केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। मतलब अब अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके कि सदस्य कहे, सदन के दूसरे सदस्य कहे, 50 सदस्य स्पीकर को कहे कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है और हमें लगता है कि इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो क्या लाते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है सिर्फ वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। तो ये शक्तियां होती हैं लोकसभा के पास, जो विशेष शक्तियां होती हैं, राज्यसभा के पास ये शक्तियां नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्तियां होती हैं। चलिए अब देखते हैं किन किन मामलों में राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं, यानी कि लोकसभा से ज्यादा शक्तियां हैं। देखिए, यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह कहता है आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 के तहत यह प्रावधान है। अब देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर आती हैं 3 सूचियां, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसका मतलब क्या है कि कानून बनाने की जो शक्ति है उसका भी बंटवारा किया गया है कि कुछ विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय हैं, जो सारे के सारे देश में समान होने चाहिए, पर कानून बनाने की शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास। लेकिन जो स्थानीय विषय होते हैं उनमें राज्य सरकारें कानून बनाती है। लेकिन अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 का यूज करके एक प्रस्ताव पारित करे कि ये जो विषय है इस पे केंद्र को कानून बनाना चाहिए तो वो ऐसा कर सकती है। मतलब ये राज्यसभा के पास एक इंपॉर्टेंट शक्ति है। संसद को केंद्र व राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा क्या मतलब है? अखिल भारतीय सेवा का 3 सेवाएं हैं, आईपीएस और कौन सी है, आईएएस, और जो तीसरी सेवा है वो आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो ये अभी तक वर्तमान में हमारे भारत देश में सिर्फ 3 अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे अनुच्छेद 312 के तहत तो वो एक और नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए बोल सकती है, इस संबंधित प्रस्ताव पास कर सकती है। अब देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जो भी हमारे भारत देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो अगर राज्यसभा को
अपने सभापति को हटाना है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, अगर उपराष्ट्रपति को, जैसे राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के तहत हटाया जाता है, तो अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए जो शुरुआत होगी वो राज्यसभा में ही होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखिए, हमने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल को अगर स्वीकृति देनी है तो उसके मामले में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। लेकिन अब देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें यहाँ पे हम क्या जिक्र कर सकते हैं, ये जो राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, मतलब जो लोकसभा है अगर वो विघटित होती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो तो हमेशा चलती रहती है, उसके जो सदस्य हैं वो बने रहते हैं, मतलब सारे के सारे सदस्य एकदम से अपना पद नहीं त्यागते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो राज्यसभा है अगर उसका सत्र चल रहा होता है, उसका सेशन चल रहा होता है और लोकसभा विघटित हो चुकी है या फिर लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, तो राज्यसभा क्या काम करती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं राष्ट्रपति जी, तो जो वो उद्घोषणा होती है राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने की, उसको मंजूरी इतना राज्यसभा दे देती है। ठीक है, तो ये हो गई राज्यसभा की विशेष शक्तियां। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 249 वाला पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो डायरेक्ट आ सकता है। तो यहां से आज की वीडियो से जो हमने देखा, तो हमने क्या आकलन किया कि हमारे भारत देश में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जो हमारे भारत देश की संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो राज्यसभा है वो इतनी भी ताकतवर नहीं है जितनी अमेरिका में होती है। अमेरिका में जो अपर हाउस होता है, जितनी शक्तियां उसके पास हैं, हमारे भारत देश में राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में उतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन हमारे देश की राज्यसभा इतनी भी कमजोर नहीं है जितनी ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मतलब वहां पे ज्यादा शक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। हमारे भारत देश में मेनली जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास समान ही शक्तियां होती हैं, लेकिन सिर्फ दो ऐसे मामले होते हैं जहां पे लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। एक तो अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको लोकसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, लोकसभा में आपके पास बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा में अगर आपके पास सारी की सारी सीटें भी हैं तो भी आप सरकार नहीं बना सकते। और दूसरा, जो वित्तीय मामले होते हैं, धन विधेयक के मामले होते हैं या फिर बजट के जो मामले होते हैं, उनमें लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।